इवनिंग बच्चों, वेलकम टू टारगेट पॉइंट क्लासेस। तो आज हम लेके आए हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इस चैप्टर को हम कोशिश कर रहे हैं कि वन शॉर्ट वीडियो में ही कवर करें। तो स्टार्ट करते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में हमें देखो, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो हमने पढ़ी थी उसका हम यूज कहां करेंगे, उसकी एप्लीकेशंस कहां कहां हम यूज करेंगे उसको। ठीक है, तो पढ़ते हैं। अब देखो, अब अपना बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस, तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस हम कहां कहां यूज कर रहे हैं इसको। हम इसको यूज कर रहे हैं, देखो फर्स्ट दे रखा है बायोफार्मास्यूटिकल्स। अब बायोफार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं? बायोफार्मास्यूटिकल्स मैं ऐसे बोल सकता हूं बायोफार्मास्यूटिकल्स को कि ऐसे सब्सटेंसेस या फिर वो मेथड किसका? बायोटेक्नोलॉजी का, जिससे हम कोई ना कोई क्या बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट ऐसा बनाएंगे। अब प्रोडक्ट अगर बोलो, या फिर इसमें हम कोई भी ऐसा ड्रग बनाएंगे जो क्या कर रहा है, किसी डिजीज को क्या कर रहा है, ठीक कर रहा है, उसका ट्रीटमेंट कर रहा है, तो उनको हम बायोफार्मास्यूटिकल्स बोल रहे हैं। दूसरा है थेरेप्यूटिक्स। थेरेप्यूटिक्स क्या होते हैं? यानी कि जो हम थेरेपी दे रहे हैं, किसी को कोई डिजीज हुई है, अब वो डिजीज कैसे ठीक हो सकती है, उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो मतलब उसके लिए ऐसा बोलते हैं कि प्रिवेंटिव मेथड थेरेप्यूटिक मेथड्स है, जो कुछ थेरेपीज हम दे रहे हैं कि कोई डिजीज कैसे क्योर हो सकती है। डायग्नोस्टिक्स, कैसे किसी डिजीज को हम ठीक कर सकते हैं या फिर उसका क्या इलाज है, वो भी, उसमें भी हम क्या बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस का हम ये सारे पॉइंट्स इसमें डिस्कस करने वाले हैं आगे। उसके बाद है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। हम क्रॉप्स को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं कि वो डिजीज से बची रहें, डिजीज रेसिस्टेंट। जैसे कोई पेस्ट है या फिर कोई इंसेक्ट है, क्रॉप को क्या कर रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन को डाउन लेके आ रहा है, तो हम ऐसा क्या करें बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कि उसके क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाएं। यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद है प्रोसेस्ड फूड को या फिर फूड की ग्रोथ को क्या करना है, बढ़ाना है। उसके बाद बायोरेमेडिएशन। बायोरेमेडिएशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? बायोरेमेडिएशन में हम पढ़ेंगे कि कौन से रेमेडीज हम यूज करेंगे इसके अंदर, किसके लिए, किसी ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स के लिए। उसके बाद वेस्ट ट्रीटमेंट, क्या वेस्ट ट्रीटमेंट होगा और क्या हमारा एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम ना हो और जो एनर्जी ज्यादा से ज्यादा वेस्ट ना हो, मतलब जहां पे एनर्जी कंज्यूम कम करने की वजह से काम चल सकता है, तो एनर्जी कंज्यूम हम कम कर रहे हैं, फिर वेस्ट है वहां पे वो बहुत कम हो। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो, इसमें जो नेक्स्ट चलने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस। अब 3 ऐसे रिसर्च एरियाज हैं जहां पे हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, यानी कि एक एप्लीकेशन बन रही है इसकी। तो फर्स्ट है क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब इसने बोला है, देखो इसने बोला है कि इट प्रोवाइड बेस्ट कैटलिस्ट इन द, एक बार मैं इसको साइड कर देता हूं। इट प्रोवाइड बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली ए माइक्रोब और प्योर एंजाइम। यानी कि सीधी में बात करूं, यहां से हमने बनाया है जीएमओ, कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। दूसरा, क्रिएट ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट। किसी कैटलिस्ट के लिए हम उसकी ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करवा के उसके एक्ट को रीड कर सकते हैं, उसके एक्ट को समझ सकते हैं। तीसरा, डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग है जो एक टेक्नोलॉजी जिसमें हम क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जैसे कोई प्रोटीन वगैरह हो गया। और डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी। तो कुछ ये क्रिटिकल रिसर्चेज हैं जहां पे हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज करने वाले हैं, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है जो हम बनाएंगे, या फिर कैसे बनाएं वो उस पे हम स्टडी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट की अगर बात की जाए कि एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर में क्या एप्लीकेशंस हम यूज कर रहे हैं, हम उसकी बात करेंगे आगे। तो चलो, अब एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। अब देखो एग्रीकल्चर में आ रहा है 3 ऑप्शंस दे दिए, जैसे हमें क्या करना है,
फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना है, फूड प्रोडक्शन को एनहांस करना है, तो उसके लिए तीन जो रीजन है, ये फिर तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है एग्रो बेस्ड केमिकल या फिर एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, हम केमिकल्स का कम से कम यूज करें। दूसरा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। तीसरा जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, कि ऐसा एग्रीकल्चर कि उसमें क्या हो, प्रोडक्शन तो ज्यादा हो लेकिन केमिकल या फिर मैं बोलूं कोई डिजीज रेसिस्टेंट ज्यादा हो। तो हम ऐसा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर या फिर हम तीन फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए तीन हमारे पास ऑप्शंस जो है किसकी वजह से आ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। अब एक इसने बताया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ये वो होते हैं, ये वो प्लांट्स हैं, वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या कर, जिनका जो डीएनए है वो क्या है, मैनिपुलेट किया गया है, यानी कि फॉरेन कोई ना कोई उस होस्ट डीएनए के अंदर क्या है, हमने कुछ ना कुछ डाला हुआ है या फिर उसके डीएनए में कुछ ना कुछ हमने चेंज किया है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आर द प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स हुज जीन्स आर अल्टर्ड, जिसके जीन्स को चेंज किया गया है बाय मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब बाहर से हमने कुछ ना कुछ उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है या फिर उसके जीन्स के साथ कोई ना कोई तो हमने डिस्टरबेंस की है। नेक्स्ट चलते हैं कि कैसे हम एग्रीकल्चर के अंदर इसको यूज कर रहे हैं। अब फर्स्ट है कि जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हम क्रॉप्स के अंदर ला रहे हैं तो उसकी एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। उसके एडवांटेज हम खुद भी लिख सकते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिजीज रेसिस्टेंट होगी जो हमारी क्रॉप है, ठीक है, वो सारी हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी बढ़ेगी, है ना, तो ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। इट मेक्स क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, जो एबायोटिक स्ट्रेसेस हैं जैसे कोल्ड वगैरह है ना, ड्राउट वगैरह, साल्ट वगैरह, ज्यादा हीट ना मिले, तो इन जो अपनी एबायोटिक स्ट्रेसेस है ना, इनसे बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं जो वो कॉमन सी बातें हैं, ठीक है, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद देखो एक एप्लीकेशन आई है, ये एक एप्लीकेशन आई कि पेस्ट रेसिस्टेंट जो प्लांट है, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट, इसमें हम पढ़ेंगे पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट के अंदर एग्जांपल दे दिया कि बीटी कॉटन है, बीटी कॉर्न या फिर राइस, टोमेटो, पोटैटो और सोयाबीन, कि हमने अगर किसी प्लांट को पेस्ट से बचाना है, इंसेक्ट से बचाना है, ठीक है, या फिर कोई और डिजीज कॉजिंग एजेंट है उससे बचाना है, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड या फिर कौन सा ऐसा मेथड हम निकाल रहे हैं कि जिससे क्या हो, उस प्रॉपर किसी पेस्ट इंसेक्ट से हम उस डिजीज को बढ़ा सकें और उसका प्रोडक्शन एक मतलब प्योरली रीजन के साथ हम उसका प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। तो देखो पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स एक्ट एज बायोपेस्टिसाइड, हम क्या कर रहे हैं कि कुछ बायोपेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं मतलब फार्मिंग के अंदर, कि क्या है, डिजीज कम होने के चांसेस हो जाए या फिर डिजीज बिल्कुल ना हो, नेग्लिजिबल हो, या फिर ये क्या कर रहा है, ये रिड्यूस कर देता है किसका, इंसेक्टिसाइड्स का, हमें यूज ना करना पड़े। अब देखो अगर हम इंसेक्टिसाइड्स का ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर के अंदर यूज करें तो उसके हार्मफुल इफेक्ट भी तो है ना। अब ये थोड़ी कि क्रॉप प्रोडक्शन को तो बढ़ा दिया, अब ये भी तो देखना है कि क्रॉप प्रोडक्शन जो बढ़ा रहे हैं क्या हमारे लिए वो हेल्थी है या फिर नहीं है। तो हम इसमें पढ़ेंगे बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न या फिर राइस या फिर टोमेटो में हमने कैसे क्रॉप को मॉडिफाइड किया है। चल रहे हैं, फर्स्ट हम पढ़ेंगे बीटी कॉटन के बारे में। बीटी कॉटन देखो, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट दैट इज बीटी कॉटन। बीटी कॉटन के बारे में बताया हुआ है। अब देखो कुछ बैक्टीरिया की स्ट्रेन्स में से एक स्ट्रेन ऐसी है जिसको बोला बेसिलस थ्रियोजेनेसिस, ठीक है, जिसके पास एक प्रोटीन है, जिसके पास एक प्रोटीन है जो क्या कर रहा है, वो इंसेक्ट को किल कर सकता है। कौन से इंसेक्ट को, जैसे कि कोलियोट्रेंस जो किस पे, जो किसको खा रहा है, बीटल्स को, लेपिडोट्रेंस जो किसको खा रहा है, टोबैको बर्डवर्म, या फिर डायट्रेंस, ठीक है, ऐसे इंसेक्ट को खत्म कर सकता है कोई प्रोटीन जो किसके अंदर मिल रहा है, बीटी यानी कि बेसिलस थ्रियोजेनेसिस नाम के बैक्टीरिया के अंदर। अब जो बेसिलस थ्रियोजेनेसिस होगा इसके एक टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है जिसको हमने बोला बीटी टॉक्सिन। एक क्रिस्टल होगा ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ, इट डज नॉट किल द बेसिलस एज इट एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोडक्शन। अगर कोई भी प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में होगा तो वो उसका काम करेगा ही नहीं। अब उसके फंक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए हमें उसको पहले एक्टिव फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब जैसे इसने बोला बीटी टॉक्सिन का यूज करेंगे, सपोज किया
वहां से हमने निकाला बीटी टॉक्सिन को। अब बीटी टॉक्सिन को हमने यूज कर दिया कॉटन प्लांट पे, कॉटन प्लांट को उस किसी स्पेसिफिक इंसेक्ट से बचाने के लिए, तो उसको हमने नाम दे दिया बीटी कॉटन का। बीटी टॉक्सिन प्लस कॉटन प्लांट। अब देखो बीटी टॉक्सिन क्या है, यहां पे वो एक प्रोटीन है, वो प्रोटीन जो इंसेक्ट को किल करेगा। इन दोनों से मिलके क्रॉप बनाइए, दैट इज बीटी कॉटन। देखो फिर इसमें क्या होगा, पेस्ट से बचाना हमने प्लांट को। सुन लेना इसमें क्या होगा। देखो एक बैक्टीरिया है अपने पास, दैट इज बीटी, बैसिलस थ्रियोजेनेसिस। एक अपने पास बैक्टीरिया है बीटी नाम का, बैसिलस थ्रियोजेनेसिस। यहां से हमने क्या प्रोटीन मिला, वो प्रोटीन क्या काम कर रहा है, वो प्रोटीन काम कर रहा है कि जो एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट की अभी क्लास बताई थी 3 टाइप के, उनको किल करने का काम कर रहा है। तो वो प्रोटीन किल कब कर रहा है, जब वो एक्टिव फॉर्म में है, लेकिन अभी तक वो इनएक्टिव फॉर्म में है। जैसे ही हमने क्या किया, इस प्रोटीन को अप्लाई कर दिया किसके ऊपर, कॉटन प्लांट पे। इस प्रोटीन को हमने कॉटन प्लांट पे अप्लाई कर दिया, तो जैसे ही उस कॉटन प्लांट पे वो इंसेक्ट आके क्या करेगा, एक्ट करेगा। ये जो इस इंसेक्ट के अंदर ये इनएक्टिव प्रोटीन चला जाएगा, इनएक्टिव प्रोटीन इस इंसेक्ट की, ये इनएक्टिव प्रोटीन जो इंसेक्ट है ना, कहां चला गया, इंसेक्ट के गट में चला गया। और जैसे ही ये प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में था, इंसेक्ट की गट में गया, तो वहां पे मिला इसको अल्केलाइन मीडियम। अब जैसे ही अल्केलाइन मीडियम मिला, तो वहां पे जाके हो गया वो एक्टिव। और जैसे ही प्रोटीन वहां पे जाके एक्टिव हुआ, तो उसने क्या किया, जो इंसेक्ट की इंटेस्टाइन थी, अब उसके पास प्रेजेंट है एपिथेलियल सेल्स। अब उन एपिथेलियल सेल्स को कर दिया उसने डैमेज, वहां पे होगी स्वेलोइंग, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, ब्रस्टिंग हम बोल सकते हैं। और जैसे ही ब्रस्टिंग हुई, वो इंसेक्ट, उस इंसेक्ट की क्या होगी, प्रॉपर डेथ होगी। यानी कि हमने क्या कर लिया कि बीटी कॉटन नाम की एक क्रॉप या फिर एक हमने एक प्रोडक्शन किया। अब कैसे किया, ये चीज मैंने बताई है। एक बैसिलस थ्रियोजेनेसिस नाम का बैक्टीरिया था, उसमें से एक प्रोटीन हमें ऐसा मिला जो क्या कर रहा है, उस इंसेक्ट को खत्म कर रहा है, जो किसी कॉटन प्लांट के अंदर क्या कर रहा है, डिजीज कोज कर रहा है। ठीक है, ये चीज मैं बता दूं। ये सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, एपिथेलियल सेल, यहाँ पे स्वेलिंग हुई, स्वेलिंग के कारण ब्रस्टिंग हुई, ब्रस्टिंग के कारण फिर क्या, उस प्रॉपर इंसेक्ट की क्या हो, डेथ हो गई, जिसके कारण हमें क्या है, जो बीटी कॉटन नाम के प्लांट बनाएंगे, कॉटन प्लांट को हमने क्या कर लिया, उस इंसेक्ट से बचा लिया। नेक्स्ट हम चल रहे हैं पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। देखो बीटी कॉटन जो मैंने अभी बताया है, ठीक है। अब देखो इसमें ये चीज तो मैं बता चुका हूं कि जो बीटी टॉक्सिन नाम का जीन था, उसको आइसोलेट किया बैसिलस थ्रियोजेनेसिस से और इनकॉर्पोरेट कर दिया किसके अंदर, क्रॉप प्लांट के अंदर, सच एज कॉटन। ये अभी मैं सारा प्रोसीजर बता चुका हूं कि कैसे वो बचा रहा है। मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, वो क्या कर रहे हैं, किसी इंसेक्ट के ग्रुप को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, स्पेसिफिक होते हैं। अब जो टॉक्सिन, उसके पास एक जीन प्रेजेंट है, दैट इज क्राई1AC, जिसका जीन का नाम है क्राई। अब ये क्राई1AC में से जो जीन है, दैट इज क्राई, अब क्या कर रहा है, जो प्रोटीन्स है एनकोडेड बाय जीन्स क्राई1AC एंड क्राई2AB, ध्यान से देखना, क्राई1AC और क्राई2AB, ये तो कंट्रोल करेगा कॉटन बुलवॉर्म को, यानी कि कॉटन प्लांट पे इस इंसेक्ट की ग्रोथ को रोक देगा, इस इंसेक्ट से इसको बचाएगा। दूसरा, जो क्राई1AB होगा, ये किससे बचाएगा, कोर बोरर से बचाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे कि पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट में एक निमेटोड रेजिस्टेंस इन टोबैको प्लांट्स। अब टोबैको प्लांट्स को हमने बचाना है। यहां पे हम एक टेक्निक पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। अब आरएनए इंटरफेरेंस क्या होती है?
आरएनए इंटरफेरेंस को हम बोल सकते हैं आरएनए साइलेंस, कि उसके आरएनए को साइलेंस कर देना, उसके आरएनए को क्या कर देना, साइलेंस कर देना। अब देखो इस टॉपिक को मैं पढ़ाता हूं, निमेटोड रेजिस्टेंस इन टोबैको प्लांट्स। ठीक है, सुनो अब ध्यान से सुनो। अभी सुनते हैं ध्यान से। मैं लिख रहा हूं निमेटोड रेजिस्टेंस, निमेटोड रेजिस्टेंस, निमेटोड रेजिस्टेंस। निमेटोड से बचाना है इस प्लांट को। एक इंसेक्ट है दैट इज मिलेटोगाइनी इनकोग्निशिया। ये जो इंसेक्ट है ना, ये निमेटोड है, ये एक निमेटोड है। अब क्या कर रहा है, इसके अंदर हमने आरएनए इंटरफेरेंस को पढ़ना है, आरएनए इंटरफेरेंस को पढ़ना है, आरएनए साइलेंस को पढ़ना है। अब इसके अंदर क्या है, इस निमेटोड के अंदर एक ऐसा जीन मिला जो क्या कर रहा है, डबल स्टैंडर्ड क्या बना रहा है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना रहा है। ये हमने ऐसा जीन मिला। ठीक है, अब देखो बेसिकली क्या होता है कि जैसे अपने पास क्या है, रेप्लिकेशन में पढ़ते हैं। अब जब हम डीएनए से क्या बनाएंगे, आरएनए बनाएंगे, यानी कि एमआरएनए बनाएंगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। उसको हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब एमआरएनए से हम प्रोटीन बनाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि अगर कोई प्रोटीन बना, वही तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म दिखाएगा। अरे मैं बोल सकता हूं प्रोटीन बना है तभी तो कोई ना कोई वो फंक्शन परफॉर्म करेगा, तभी तो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स परफॉर्म कर पाएगा। अब क्या हो रहा था, अब मान के चलो नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मली बता रहा हूं मैं। अब इसके अंदर वो जीन था, ठीक है, वो जीन क्या कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, और ट्रांसक्रिप्शन करके फिर वो ट्रांसलेशन कर रहा है। ट्रांसलेशन करने का मतलब वो एक प्रोटीन बना रहा है, मैं यहाँ पे बोल दूं, हमने यहाँ पे मॉडिफिकेशन क्या की, और वो प्रोटीन क्या कर रहा है, उस टोबैको प्लांट को खत्म कर रहा है। ये नॉर्मल केस है। हमने क्या किया, यहाँ पे मॉडिफिकेशन की, और मॉडिफिकेशन में हमने क्या किया, इस जीन को एक टोबैको प्लांट के अंदर इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट करने से इंसर्ट किसके थ्रू किया, एक हमने वेक्टर ले लिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ये हमने वेक्टर ले लिया जो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। इस टोबैको प्लांट में ये वाला क्या करवाएगा, ये बना देगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा, यानी कि कुछ इस टाइप से डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा। जब डीएस आरएनए बना, अब क्या किया, इस टोबैको प्लांट पे यही जो इंसेक्ट है या फिर निमेटोड है, यही निमेटोड या फिर यही इंसेक्ट आके क्या किया, इसने एक्ट किया, यानी कि इस पे आया। अब वो अपना साइकिल चलाएगा। देखो ये जीन तो क्या कर रहा है, डीएस आरएनए बना रहा है, लेकिन जैसे वो इस प्लांट पे आएगा तो वो भी सेम प्रोसेस क्या करेगा, क्योंकि उसके पास जीन है, तो वो बनाएगा अपना एमआरएनए। अब जो एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए के बाद वो प्रोटीन बनाएगा, और जब प्रोटीन बना रहा है तो उस प्रोटीन की वजह से वो टोबैको प्लांट खत्म हो रहा है। लेकिन जब वो टोबैको प्लांट पे एक्ट करेगा तो वहां पे वो एमआरएनए बनाएगा, और एमआरएनए बनाएगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड, याद रखना वो एमआरएनए बनाता है सिंगल स्ट्रैंडेड। अब क्या हुआ, हमने इस टोबैको प्लांट के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने एक क्या कर दिया, जीन इंसर्ट कर दिया, जो क्या बना रहा है, डीएस आरएनए बना रहा है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब देखो एक स्ट्रैंड ये, इसको सपोज कर लिया, इसको बोल लो सेंस स्ट्रैंड और इसको बोल लो एंटी सेंस स्ट्रैंड।
अब क्या हुआ, अब एक सेंस स्ट्रैंड बनी, एक एंटी सेंस बनी है। अब दोनों में से अब उसने भी mRNA बनाया है, तो क्या होगा, जो इन दोनों में से ये स्ट्रैंड या फिर ये स्ट्रैंड, अब इसके क्या बनेगी, कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी। अब जैसे ये इसके क्या बनेगी, कॉम्प्लीमेंट्री। सपोज कर लिया इसका जो mRNA बना था वो ऐसे बना, और इसकी जो दो स्ट्रैंड बनी है वो ऐसे, यानी कि जो इसकी mRNA था इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना एक कोई भी में से स्ट्रैंड आई, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, अब बनना तो था mRNA यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, लेकिन बना कौन सा, डबल स्ट्रैंडेड RNA। और डबल स्ट्रैंडेड RNA कभी भी प्रोटीन नहीं बनाता, तो यहां पे प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या वो प्लांट पे कोई असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, देखो इस जीन को इसके अंदर मैनिपुलेट करने से इस इंसेक्ट के mRNA को हमने क्या कर दिया, साइलेंस कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, RNA इंटरफेरेंस या फिर RNA साइलेंस। देखो हमने यहां पे इसके RNA के साथ इंटरफेरेंस किया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट कहां पे आए हुए थे, पेस्ट रेसिस्टेंट पे। चलो देखो ये सारा जो मैंने अभी तुम्हें बताया वो सारा कुछ यहां पे लिखा हुआ है, तो इसमें चलते हैं आगे। देखो निमेटोड रेसिस्टेंस इन टोबैको प्लांट कुछ ऐसा, निमेटोड इन्फेक्टेड टोबैको रूट्स, टोबैको प्लांट की रूट्स पे अटैक करता है वो, ये चीज देखो दिखा रखी है। Sense RNA no cell, these RNA are complementary so they form double stranded RNA। अगर डबल स्ट्रैंडेड RNA बना तो उसने जो खुद का mRNA बनाना था उसको क्या कर दिया, साइलेंस कर दिया, रोक दिया, जिसके कारण क्या हुई, RNA इंटरफेरेंस। और इसके कारण क्या है, हमने एक टोबैको प्लांट को बचा लिया। अब एप्लीकेशंस पढ़ रहे मेडिसिन के अंदर, मेडिसिन के अंदर एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस इन मेडिसिन्स। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है किसके अंदर, किसके अंदर हेल्प कर रही है, हमने अगर कोई ड्रग्स बनानी है, देखो हमने स्टार्टिंग में एक वर्ड यूज किया दैट इज बायोफार्मास्यूटिकल्स। तो हम क्या कर रहे हैं, कोई भी थेरेप्यूटिक ड्रग्स यानी कि कोई भी थेरेपी बना रहे हैं, कोई भी ड्रग ऐसी बना रहे हैं जिसके कारण कोई ना कोई हम डिजीज को ठीक कर सकें। द प्रोडक्ट फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्सेज इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज बट रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक डज नॉट हैव सच प्रॉब्लम्स। ये केस भी हम पढ़ेंगे, ये केस भी हम पढ़ेंगे, इंसुलिन का केस पढ़ेंगे हम यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि हम, देखो इसने बोला हुआ है कि जो नॉन ह्यूमन सोर्सेज हैं, नॉन ह्यूमन सोर्सेज हैं, अगर हम उनसे मेडिसिन्स बना रहे हैं तो उनके कुछ ना कुछ ऐसे इफेक्ट हो सकते हैं अपनी बॉडी पे जो हमारी बॉडी के लिए क्या हो, हार्मफुल हो। जैसे एक इंसुलिन बनाया पहले स्लाफर्ड या फिर स्लाटर्ड जो कैटल से, लेकिन वहां से जो इंसुलिन बना था उसके कारण हमारे शरीर में क्या हो रही थी, एलर्जी कोज हो रही थी। तो कोई ना कोई ऐसी टेक्निक यूज की कि इंसुलिन को तो ज्यादा मात्रा में बनाना है, लेकिन वो किसी स्लाटर्ड कैटल या फिर पिग से ना निकाला जाए, बल्कि कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म यूज किया जाए। तो चलते हैं इसमें आगे। एप्लीकेशंस इन मेडिसिन्स, देखो फर्स्ट बताया इसने जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन, एक इंसुलिन बनाया। दूसरा जीन थेरेपी पढ़ेंगे, और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। देखो एक बार अब समझना, जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन है ना, अब इंसुलिन का प्रोडक्शन ज्यादा करवाना है, क्यों, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट बहुत है। तो देखो अब इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाना है, अब क्या किया, जो पहले इंसुलिन को बनाया, समझना ध्यान से एक बार, इंसुलिन को बनाया पहले, वो बनाया किससे, स्लाटर्ड पिग्स बोल लो या फिर कैटल से बोल लो। लेकिन जब इनसे हम क्या कर रहे थे, इंसुलिन बना रहे थे ना, इनसे हम इंसुलिन बना रहे थे, तो वो वाला इंसुलिन था वो कुछ ना कुछ एलर्जी कोज कर रहा था, वो हमारी बॉडी पे क्या कर रहा था, एलर्जी कोज कर रहा था। तो इसलिए हमने क्या किया कि इंसुलिन तो बनाना है लेकिन हमने इनको नहीं यूज करना, तो हम क्या यूज करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके बाद है जीन थेरेपी। हमारे अंदर
किसी जीन की कमी है, अब उसकी वजह से उसका प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पा रहा, तो उस जीन की कमी को कैसे दूर किया जाए, दैट इज जीन थेरेपी। उसके बाद मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या है कि जैसे अपने पास क्या है, जैसे अपने पास दो सैंपल है, एक तो दे दिए यूरिन सैंपल और एक सैंपल है जिसको हम क्या करवा रहे हैं, पीसीआर टेक्निक के थ्रू उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसके कंपैरिजन में ये वाला सैंपल अपना क्या होगा, मोर प्रोमिनेंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो यूरिन सैंपल होगा इसका तो रिस्पॉन्स लेट आएगा, इसका लेट रिस्पॉन्स आता है और इसका रिस्पॉन्स आता है बहुत जल्दी, यानी कि अर्ली रिस्पॉन्स बोल सकते हैं। तो ऐसे हम बायोटेक्नोलॉजी को एप्लीकेशंस की फॉर्म में यूज करते हैं। फटाफट चल रहे हैं नेक्स्ट पे, जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन। देखो कैसे बना है। अब मैंने बताया था कोई कैटल है, कोई पिग्स है, उससे हम अगर इंसुलिन बना रहे हैं तो उसके कारण हमारी बॉडी पे एलर्जी कॉज हो रही है। तो हमने क्या किया, उस इंसुलिन को किसी बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। जैसे इंसुलिन को बैक्टीरिया के अंदर डाला है, अब बैक्टीरिया को तो मल्टीपल फॉर्म या फिर बैक्टीरिया से तो बहुत सारे बैक्टीरिया को हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अगर एक बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन है तो जितने भी उससे बैक्टीरिया बनेंगे सबके अंदर इंसुलिन होगा, यानी कि इंसुलिन को हमने क्या है एक बहुत अमाउंट में या फिर ज्यादा, मैं बोलूं कि ज्यादा क्वांटिटी के अंदर हमने बना लिया है। क्या किया, देखो यहाँ पे जैसे हमने इंसुलिन बनाना है, लेकिन इंसुलिन हम किसका, कैटल का यूज करके बना रहे थे, एलर्जी कॉज कर रहा है। हमने क्या किया, इस इंसुलिन को एक बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करवा दिया, फिर हमने क्या किया, उस बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करवा दिया, मैक्सिमम टाइम मल्टीप्लाई करवा दिया। अब जितने टाइम बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा उतना ही ज्यादा तो क्या बनेगा, हमें इंसुलिन मिलेगा। तो हमने जैसे कि इस टेक्निक का यूज कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब फिर क्या कारण आया कि देखो ये चीज जो लिख रहा हूं मैं, अब इस चीज को करेगा कौन, क्या ये करना आसान है? तो फिर ये जो प्रोसेस है ये करने के लिए सबसे पहले कौन आया, एक अमेरिकन कंपनी है, एली लिली कंपनी, ठीक है, जो क्या कर रही है, कुछ इस टाइप से इंसुलिन को बना रही है। सुनना ध्यान से, इंसुलिन इज यूज्ड टू मैनेज अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज। डायबिटीज को ठीक करने के लिए इंसुलिन लेते हैं, डायबिटीज से बचने के लिए इंसुलिन लेते हैं। किसी को डायबिटीज होगी ना, डायबिटीज क्या होती है, जब हमारे अंदर देखो पैनक्रियाज के पास तीन टाइप के सेल होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। जो अल्फा सेल है वो ग्लूकागोन बनाते हैं, बीटा सेल वो पैनक्रियाज बनाते हैं, जो डेल्टा सेल हो गए ना वो सोमेटोस्टेटिन बनाते हैं। अब जो अल्फा सेल ग्लूकागोन बना रहा है, ग्लूकागोन क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को एनहेंस करेगा जब कम हो जाता है। लेकिन जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गया ना, ज्यादा किसके कारण हुआ, कहीं ना कहीं पैनक्रियाज की जो बीटा सेल है ना उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हुई है, उनके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, तभी जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ रहा है। तो उसको हम कम करने के लिए बाहर से क्या लेते हैं, इंसुलिन। क्यों, क्योंकि बीटा सेल भी तो इंसुलिन बनाते हैं। तो इंसुलिन फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ एनिमल कैटल पिग्स cause allergy and other types of reactions to the foreign protein. It is possible to produce human insulin using bacteria. ये जो मैंने बताया है सारा लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं कि जो कंपनी बताई थी मैंने, अमेरिकन कंपनी, उसने कैसे बनाया। देखो उसने बनाया, अमेरिकन है, इली कंपनी बोल सकते हैं, जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन। उसने क्या किया, इंसुलिन के पास ना दो शॉर्ट चेन है, पॉलीपेप्टाइड का मतलब बहुत सारे प्रोटीन से जुड़े हुए, एक चेन ए है, एक चेन बी है। अब देखो तीन चेन है, ध्यान से सुन लो, मान के चलिए एक ये चेन, दूसरे वाली ये चेन और तीसरे वाले बना लो ये चेन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको समझते हैं ध्यान से, सुनो। इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। जब ए बी सी तीनों चेन है तो उसको हमने नाम दे दिया प्रो इंसुलिन, यानी कि वो इनएक्टिव फॉर्म में है। अब प्रो इंसुलिन को एक्टिव इंसुलिन बनाना है, एक्टिव इंसुलिन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ए और बी को जोड़ देंगे, सी को हटा देंगे, यानी कि ए प्लस बी मिलके क्या बनाएंगी, इंसुलिन बनाएंगी। और एक बात और, अब देखो इनके बीच में जैसे ये जो चेन होती है, इनके बीच में होती है
डाइपेप्टाइड लिंकेज, डाइसल्फाइड लिंकेज, सॉरी, देखो इसको नाम दे दिया ए, ये जो बीच वाली है इसको नाम दे दिया सी, और इसको नाम दे दिया बी। अब ए और बी के बीच में देखो डाइसल्फाइड लिंकेज दिखाई हुई है, ध्यान से देखो। जैसे ये प्रोइंसुलिन है, अब प्रोइंसुलिन को इंसुलिन में कन्वर्ट करना है, तो क्या कर दिया, ए और बी को तो जोड़ दिया, ए और बी इसको तो जोड़ दिया, देखो ये वाली बी ये वाली ए, लेकिन सी को यहां से हटा दिया, तो अपना बना एक एक्टिव इंसुलिन या फिर एक्टिव प्रोटीन, ऐसे बनाया। मैमल्स के अंदर जो इंसुलिन है वो सिंथेसाइज किया जाता है ऐसे प्रो इंसुलिन या फिर प्रो हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। उसको फंक्शनल बनाने के लिए पहले एक्टिव होना पड़ेगा। अब एक्टिव मैंने बता दिया कि कुछ इस टाइप का जो प्रोसीजर वो बताया हुआ। नेक्स्ट हम चल रहे हैं बच्चों कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन को बनाया कैसे, ये जो मैं बता चुका हूं। देखो पहले सबसे पहले क्या था, इली लिली कंपनी आई थी, ठीक है, उसने क्या किया था, इंसुलिन बनाया था। उसने इंट्रोड्यूस करवाया था प्लाज्मिड की हेल्प से, प्लाज्मिड को वेक्टर माना था ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन बनाने के लिए। ए और बी ए बी सी 3 चेन थी, सी को हटाया, ए और बी को डाइसल्फाइड लिंकेज से जोड़ दिया, एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन बना, ये जो मैंने दिखाया हुआ देखो। उसके बाद है जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी क्या होती है, जीन थेरेपी देखो इसमें क्या है, इट इज ए मेथड टू करेक्ट ए जीन डिफेक्ट इन ए चाइल्ड और एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनिक स्टेज में या फिर चाइल्ड स्टेज में। अगर कोई अपना जीन काम नहीं कर रहा ना, उस जीन को क्या करने के लिए, ठीक करने के लिए, उस जीन को ट्रीट करने के लिए, उस जीन को मैं बोलूं उस जीन की जगह किसी दूसरे जीन को क्या करेंगे, मैनिपुलेट करने के लिए हम जीन थेरेपी देते हैं। Here genes are inserted into a person's cells and tissues to treat a hereditary disease। अब जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक जीन नहीं काम कर रहा, किसी दूसरे से उस जीन को निकाल के उसके अंदर इंसर्ट करना, दैट इज जीन थेरेपी, ठीक है। अब पढ़ते हैं कैसे। अब इसके अंदर आ रहा है जीन थेरेपी। देखो सबसे पहले जो जीन थेरेपी है ना, सबसे पहले जो जीन थेरेपी है वो एक 4 साल की लड़की है उसको दी गई थी, और उसको किसकी जीन थेरेपी दी हुई थी, यानी कि उसके पास कौन से जीन की कमी थी, एक एडीए नाम की, एडीए इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन डीअमीनेज। ये क्या करता है, इम्यूनिटी बूस्टर बोल सकते हैं कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, लेकिन इसकी कमी है तो उसके अंदर इम्यूनिटी वीक है। इट इज कॉज्ड ड्यू टू डिलीशन ऑफ द जीन for adenosine deaminase, the enzyme for immune system to function। एक ऐसा एंजाइम जो इम्यून सिस्टम के अंदर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट कैसे किया गया, 3 टाइप का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फर्स्ट वाला बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, सेकंड वाला एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, और तीसरे वाला ल्यूकोसाइट को चेंज करना, ठीक है। यहां पे देखो एक तो ये रहा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, दूसरे वाला एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, और तीसरे वाला, फर्स्ट वाला ये रहा, दूसरे वाला ये रहा, और तीसरे वाला हम दे सकते हैं दैट इज ल्यूकोसाइट्स को चेंज करना, ल्यूकोसाइट्स को चेंज करना। तो हम 3 थेरेपी का यूज कर सकते हैं जीन थेरेपी, यानी कि जीन को चेंज करना हो तो। चलिए आगे नेक्स्ट हम चल रहे हैं। देखो जीन थेरेपी में क्या किया गया, देखो कोई पेशेंट है, देखो जो पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है ना, अब बोन मैरो में क्या है, अब जिस जीन की कमी है उस जीन को इंसर्ट कर दिया, तो वो क्या है, टेम्पोरेरी मेथड है। दूसरा क्या था, डायरेक्ट इंजेक्टेबल है ना, इंजेक्शन की हेल्प से हमने उस जीन को जिसके अंदर कमी है उसके अंदर इंसर्ट कर दिया, तो वो भी क्या है, टेम्पोरेरी मेथड है, ठीक है। वो मतलब ये नहीं है कि उसको एक बार कर दिया, वो रिपीटेड टाइम्स हमें देना पड़ेगा, वो परमानेंट मेथड नहीं है। फिर एक आया अपने पास ल्यूकोसाइट्स या फिर लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स मेथड भी बोल सकते हैं। देखो भाई इसमें आया जीन थेरेपी फॉर एडीए डेफिशिएंसी। इसमें क्या किया, लिम्फोसाइट्स को कलेक्ट कर लिया, किससे, उस पेशेंट से या फिर उस पेशेंट के ब्लड से जिसके अंदर एडीए जीन की कमी थी। देखो blood and grow in a culture introduce a functional ADA cDNA into lymphocytes। ये एक पेशेंट, इसके पास ADA है, इसके पास नहीं है, तभी तो पेशेंट है। इसके लिम्फोसाइट्स निकाले,
उसको एक कल्चर के अंदर रखा, उसके अंदर इसमें से एडीए निकाला, इसके लिम्फोसाइट्स में से एडीए निकाला, यानी कि इसकी बॉडी में से एडीए को निकाला, इसके साथ मिक्स किया, फिर उन ल्यूकोसाइट से फिर लिम्फोसाइट्स को दोबारा से पेशेंट की बॉडी में डाला। इसको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, जो डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमॉर्टल, ये इमॉर्टल नहीं है मेथड। ठीक है, ये देखो ये चीज बताई हुई है, ये पेशेंट है, इसमें से टी सेल्स, क्योंकि लिम्फोसाइट्स दो टाइप के होते हैं, बी टाइप और बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। जो टी सेल्स को निकाला एक बार, उसको कल्चर करवाया, उसमें क्या है, उसके पास जो डिफेक्टेड जीन्स था उसको क्या कर दिया, उसको इंसर्ट किया, और फिर दोबारा से उन लिम्फोसाइट्स को उस पेशेंट के अंदर क्या करवा दिया, इंसर्ट करवा दिया, जिसके कारण क्या, उसकी जो एडीए जो अभी बताया था ना, उस कमी को दूर कर दिया गया। उसके बाद है if ADA gene from narrow cells is introduced into cells at early embryonic stages, it could be a permanent cure। अब देखो ये मेथड्स तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। लेकिन एक बात सुन लो, अगर हम जो ADA gene मेथड को मैरो सेल्स की हेल्प से अगर हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इसके अंदर नहीं है, कब, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एक परमानेंट मेथड बना सकते हैं, परमानेंट क्योर बना सकते हैं, फिर हमें इसकी दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आया? नेक्स्ट चल रहे हैं कि एप्लीकेशंस इन मेडिसिन्स या फिर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अभी मैंने बताया था मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में दो टाइप है। अगर हम किसी का सीरम या फिर यूरिन एनालिसिस कर रहे हैं तो वो एक अर्ली डायग्नोसिस नहीं है, वो एक लेट डायग्नोसिस है। दूसरा, अगर हम अर्ली डायग्नोसिस करना चाहते हैं तो हम तीन मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दूसरा पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तीसरा एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। इन तीन टेक्निक्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डिजीज को इजीली और थोड़े टाइम में इजीली डायग्नोस कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ठीक है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। नेक्स्ट चलते हैं, कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हमने पढ़ी थी। देखो लास्ट चैप्टर में ही करवाई थी, इसके अंदर तीन स्टेप बताए थे मैंने, बताए थे ना भाई। फर्स्ट वाला था डीनेचुरेशन का, सेकंड वाला बताया था इलॉन्गेशन का, और थर्ड वाला बताया था, अरे बता दो, थर्ड वाला कौन सा बताया था, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सटेंड। ठीक है, तीन बताए थे। कुछ ऐसी मशीन दिखाई थी पीसीआर की, और ये पीसीआर ट्यूब्स है। इसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इज नॉर्मली सस्पेक्टेड only based on symptoms. By this time the concentration of pathogen is already very high in the body। क्योंकि जब हम पीसीआर की हेल्प से क्या कर रहे हैं, डायग्नोज कर रहे हैं ना, क्योंकि पीसीआर का फंक्शन क्या होता है, वो एम्प्लीफाई कर देता है। जब अपना मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हम यूज कर रहे हैं अपना जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए, तो वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑफ वायरस कैन बी डिटेक्टेड बाय एम्प्लीफिकेशन। देखो अगर किसी के डीएनए के अंदर अगर किसी बैक्टीरिया या फिर किसी वायरस की बहुत कम अमाउंट में भी क्वांटिटी है या फिर बहुत कम अमाउंट में भी है, तो पीसीआर उसको एम्प्लीफाई कर देगा, जिसके कारण हमें क्या, उसकी प्रेजेंस पता लग जाएगी। उसके बाद है देखो पीसीआर का यूज बता दिया। पीसीआर का हम यूज करते हैं जो सस्पेक्टेड, जिसपे हमें डाउट है, शक है, इसके अंदर एड्स पेशेंट के अंदर एचआईवी को चेक करने के लिए। दूसरा म्यूटेशंस चेक करने के लिए। म्यूटेशंस का मतलब क्या है, एकदम से चेंज आना, सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, उसको क्या बोलते हैं हम, म्यूटेशन। जैसे कि कैंसर्स पेशेंट का अगर हमें डिटेक्शन करना तो पीसीआर का यूज करते हैं, या फिर कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जो जेनेटिक्स हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन चले आ रहे हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ठीक है, उसके बाद है एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग विद रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल प्रोब इज हाइब्रिडाइज्ड टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये वाला
ये वाला जो प्रोसीजर है मैं लास्ट चैप्टर में बता चुका हूं, ठीक है ना, यानी कि पीसीआर की टेक्निक बताई हुई है कि कैसे हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट असे, दैट इज एलिसा। एलिसा का याद रखना, जो एलिसा है वो किस पे काम कर रहा है, वो एंजाइम और या फिर मैं बोलूं ये वाला किस पे काम कर रहा है, ये एंटीजन एंटीबॉडी पे बेस्ड काम करता है। एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड मैकेनिज्म होता है इसका, एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड मैकेनिज्म होता है किसका, एलिसा का, ठीक है। एलिसा इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। अब जब कोई एंटीजन आएगा उसके अगेंस्ट ही तो एंटीबॉडी बनेगी। जब हम ये टेस्ट करते हैं अगर हमें कोई भी एंटीजन मिलता है, अगर कोई एंटीजन मिला तो उसके अगेंस्ट बनेगी एंटीबॉडी। अगर वो एंटीबॉडी बन रही है इसका मतलब टेस्ट पॉजिटिव है, अगर वो एंटीबॉडी नहीं बनी इसका मतलब टेस्ट नेगेटिव है। अगर टेस्ट नेगेटिव है इसका मतलब क्या है कि हमें जिस चीज पे सस्पेक्ट था, जिस टाइप का सस्पेक्ट था कि ये बैक्टीरिया वायरस हो सकता है वो नहीं है, वो एंटीजन हो सकता है वो नहीं है, ठीक है। Infection by pathogen can be detected by the presence of antigen। अगर एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी बनेगी, नहीं होगा तो नहीं बनेगी। ये इस पे बेस्ड है। उसके बाद है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज कर रहे हैं। देखो ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से होते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिसका डीएनए हमने मैनिपुलेट किया है, ठीक है, जिसका डीएनए हमने मैनिपुलेट किया है, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ डाला है। These are the animals whose genome has been altered to introduce of an extra foreign DNA by manipulation। जिसका डीएनए के साथ हमने क्या किया, अल्टर किया है, कुछ ना कुछ तो डिस्टर्बेंस की है, क्या करने के लिए, कुछ मैनिपुलेट करने के लिए। जैसे कि ट्रांसजेनिक रैट्स हैं, रैबिट्स हैं, पिग्स हैं, शीप हैं, काऊ है, फिर फिश है। ओवर 95% ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए हैं 95% से ज्यादा वो माइस, ठीक है। उसके बाद चल रहे हैं जो सबसे पहले ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई थी। अब उससे पहले देखो क्या बताया हुआ है, बेनिफिट्स क्या ट्रांसजेनिक एनिमल्स के। अब बेनिफिट्स में देख लो क्या क्या आ सकते हैं, टू स्टडी द रेगुलेशन ऑफ जीन और नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, जीन्स की नॉर्मल फिजियोलॉजी को चेक करने के लिए। दूसरा स्टडी द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज को डेवलप करवाने में जीन्स का कितना कंट्रीब्यूशन है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज कर सकते हैं। वैक्सीन सेफ्टी के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए, वैक्सीन बन रही है लेकिन हमारे ऊपर टेस्ट करने से पहले उनको एनिमल्स पे टेस्ट किया जाता है। क्लास 4 क्लासेस होती हैं इनकी, पढ़ते हैं हम, वैक्सीन टेस्ट, सेफ्टी टेस्टिंग या फिर केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, जिसको हम टॉक्सिसिटी टेस्टिंग भी बोलते हैं। केमिकल सेफ्टी, कोई केमिकल बनाया है, वो केमिकल कितना हार्मफुल है कितना नहीं है वो चेक करने के लिए हम मतलब उसको क्या करते हैं, पहले टेस्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म पे। चले नेक्स्ट पे चले। अब ट्रांसजेनिक एनिमल देखो, टू स्टडी रेगुलेशन ऑफ जीन्स और नॉर्मल फिजियोलॉजी। देखो ये चीज बताई हुई है। अब क्या करना है हमें, जो कॉम्प्लेक्स फैक्टर है जैसे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है वो क्या कर रहा है, अब जीन्स फ्रॉम अदर स्पीसीज दैट अल्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर आर इंट्रोड्यूस्ड एंड द बायोलॉजिकल इफेक्ट्स आर स्टडीड। हम ये कह रहे हैं कि जीन्स की जो रेगुलेशन है ना, या फिर जो जीन्स है वो क्या कर रहे हैं, उनकी नॉर्मल फिजियोलॉजी चेक करने के लिए क्या वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज कर रहे हैं। जैसे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बताया हमने, ग्रोथ फैक्टर 1 की बात कर रहा है जो बायोलॉजिकल रोल के बारे में बता रही है बॉडी के बारे में। उसके बाद है टू स्टडी द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स, जैसे कि ट्रांसजेनिक मॉडल्स हैं वो किस में हेल्प कर रहे हैं, जो ह्यूमन डिजीज है उसको ठीक करने में। जैसे जो ट्रांसजेनिक मॉडल्स होंगे किसके लिए, मैनी ह्यूमन डिजीज के, जैसे कैंसर है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, अल्जाइमर्स। ये चीज याद रखना कि हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को डिजीज या फिर मैं बोलूं कि डिजीज डायग्नोसिस करने के लिए, डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए कौन से डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, तो 4 बताई हैं, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्जाइमर्स डिजीज। इसमें हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट को चेक कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। उसके बाद है ट्रांसजेनिक एनिमल्स
ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अब देखो ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या हुआ, एक प्रोडक्ट बनाया गया, जैसे कि जो ह्यूमन प्रोटीन है ह्यूमन प्रोटीन यानी कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है, इसको यूज किया गया एम्फाइसीमा या फिर एम्फीसीमा को ठीक करने के लिए। ठीक है, एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है ये वाला, एक क्या है, एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसको ठीक करने के लिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को क्या किया गया, बनाया गया। अब प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया को पीकेयू बोलते हैं, एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, इनको बनाने के लिए किसका यूज किया गया, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज किया गया। याद रखना देखो इसको कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या काम कर रहा है, एम्फीसीमा को ठीक कर रहा है। उसके बाद है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अब देखो एक जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल्स है, एक काऊ बनाई गई थी, दैट इज देखो नाम लिखा हुआ है रोजी काऊ, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ है। इसके अंदर क्या क्वालिटी थी कि जो ह्यूमन प्रोटीन एंड दिस मिल्क है ना, यानी कि इस प्रोटीन को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाने से उसके मिल्क में जो ग्रोथ हुई थी ना, यानी कि 2.4 ग्राम पर लीटर की हेल्प से, यानी कि 1 लीटर के अंदर 2 से या फिर 2.5 ग्राम जो दूध है वो बढ़ा, प्रोटीन बढ़ा था दूध के अंदर। इट कंटेन्स ह्यूमन अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन। ठीक है, ये इसकी हेल्प से ये जो प्रोटीन है, मैं बोल सकता हूं ये प्रोटीन दूध के अंदर ज्यादा मिला था। इट इज ए न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउ मिल्क। ठीक है, तो ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनाई गई थी। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अब इसका हम यूज कर रहे हैं वैक्सीन टेस्टिंग के लिए, जैसे कि ट्रांसजेनिक माइस है उसको यूज किया जाता है। कोई भी वैक्सीन अगर बनाई है तो माइस पे टेस्ट करते हैं, अगर वो सही रही तो वो बचेगी, नहीं रही तो वो नहीं बचेगी, ऐसा कुछ टेस्ट करते हैं। इट इज रिलायबल, दे कैन रिप्लेस द यूज ऑफ monkeys टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन। माइस की जगह monkeys को भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, टॉक्सिसिटी को चेक करने के लिए। देखो अगर हमने कोई केमिकल बनाया, कोई वैक्सीन बनाया तो हम उसको माइस पे चेक कर रहे हैं, अगर वो सही है तो वो रहेगी, नहीं सही है तो वो नहीं रहेगी। Some transgenic animals carry genes which make them more sensitive to toxicity या फिर substance जो क्या करवा रहे हैं, they are exposed to the toxic substances and effects studied, it gives immediate result, साथ में रिजल्ट दे देते हैं वो, तब इनको हम माइस पे अप्लाई करते हैं। अब एथिकल इश्यूज आ रहे हैं। एथिकल इश्यूज में क्या है, जो ऐसी प्रॉब्लम्स जो हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अनप्रेडिक्टेबल, तो उनके लिए क्या था, एक कमेटी बनाई गई थी। देखो कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशंस हैं जो अनप्रेडिक्टेबल हैं, जिनको प्रोडक्ट नहीं कर पा रहे हैं और जिनका रिजल्ट है जो इकोसिस्टम को अनबैलेंस कर रहा है। ठीक है, उसके लिए फिर क्या किया, एक कमेटी बनाई गई थी, दैट इज जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। इसमें क्या था, जो अच्छे यानी कि जो एक परफेक्ट डिसीजन ले रही है कि इस चीज पे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, इसकी वजह से इकोसिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा, या फिर जो पब्लिक सर्विसेज हैं, इससे जो जीएम ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, जीएमओ बनाएंगे, उसकी वजह से पब्लिक सर्विसेज अफेक्ट होंगी या फिर नहीं होंगी, अफेक्ट होंगी तो कैसे होगी। उसके बाद एथिकल इश्यूज में बायोपिरेसी। बायोपिरेसी का मतलब होता है बिना किसी की परमिशन लिए उसके प्रोडक्ट को यूज करना, या फिर उसके जैसे बोलते हैं ना कि यूट्यूब पे अगर हम किसी कंटेंट को कॉपी करें, फिर वो क्या बोलते हैं कॉपीराइट वगैरह, तो देखो जैसे इट इज द यूज ऑफ बायोरिसोर्सेज। बायोरिसोर्सेज का यूज करना बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, बिना परमिशन के। बहुत सारी कंपनियां क्या कर रही हैं, प्रोडक्ट्स का यूज कर रही हैं बिना परमिशन के, तो वो क्या इलीगल है, उसको हम बोलते हैं बायोपिरेसी। जैसे क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को पेटेंट बनवा लिया, पेटेंट करवा लिया कि इसको हमारे अलावा कोई नहीं यूज कर सकता। ठीक है, कुछ कंपनीज अपना अपना पेटेंट करवाती है, लेकिन पेटेंट के बाद भी बिना बताएं क्या करना, उस प्रोडक्ट को यूज करना है, यार चोरी करना, सीधे बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं बायोपिरेसी। सर्टेन कंपनीज गोट patents for products and technology that make use of the genetics। जैसे कि एक बासमती राइस को पेटेंट करवा लिया था कंपनी ने। ठीक है, इसकी 30 जो स्पीसीज है बासमती राइस की वो थी, उसमें से कुछ स्पीसीज को पेटेंट करवा लिया गया था कंपनी के द्वारा। उसके बाद है बायोपिरेसी।
बायोपेरेसी। अब बायोपेरेसी क्या होती है? एक देखो बासमती राइस है, इसकी यूनिक अरोमा, या फिर फ्लेवर, अरे इसकी खुशबू के कारण बोल सकते हैं। इसकी जो 27 वैरायटीज थी ना बासमती की, तो एक अमेरिकन कंपनी थी, उसने पेटेंट करवा लिया था बासमती राइस को, ठीक है, इसके यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस इसका यूज करके, और ये अलाउड था क्या, दिस अलाउड द कंपनी टू सेल्स न्यू वैरायटी ऑफ बासमती, दिस वाज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम द इंडियन फार्मर्स वैरायटीज, जो इंडियन फार्मर्स ने ड्राइव की थी ना, जो बनाई थी बासमती राइस की, उसको पेटेंट करवा लिया था अमेरिकन कंपनी ने, यानी कि उसकी परमिशन के बिना वो बासमती राइस है उसको हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इंडियन बासमती वाज क्रॉस विद सेमी ड्वार्फ वैरायटीज एंड क्लेम एज नॉर्मली, कुछ ने मतलब क्रॉसिंग करवाई थी, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्लाई की थी वहां पे, तो इसको बोल रहे हैं हम बायोपेरेसी, ठीक है। और ये देखो बायोपेरेसी में ये भी दिखाया हुआ है, most of the industries nations are poor in biodiversity and traditional knowledge, so the developing and the underdeveloped world have rich biodiversity and traditional knowledge related to biodiversity, यानी कि बायोरिसोर्सेज को लेके नॉलेज बहुत कम है, तो लोग क्या करते हैं, मतलब इलीगल टाइप से यूज कर रहे हैं, तो उसी को बायोपेरेसी बोले, तो उससे बचने के लिए क्या कर रहे हैं, पेटेंट करवा रहे हैं, या फिर जीईएसी की हम यूज कर रहे हैं। तो इसी के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट, आई होप आपको समझ में आया होगा।